सभी वीएलई भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं अजय चौबे सीईसी स्टेट ऑफिस लखनऊ से। आज की मुलाकात श्रृंखला अंतर्गत आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पीएम विश्वकर्मा के बारे में। जैसा कि आप लोगों को संभवतः पहले से ज्ञान हो कि पीएम विश्वकर्मा शुरुआत में पायलट स्तर पे प्राथमिक तौर पे मात्र 9 जनपदों में ही उत्तर प्रदेश में चल रहा था। उत्तर प्रदेश समेत बाकी देश के विभिन्न राज्यों में कुल मिलाकर के 254 जनपदों में ही चल रहा था, जिसमें उत्तर प्रदेश में केवल 9 जनपदों में चल रहा था। अभी इस वीसी के माध्यम से, इस फेसबुक लाइव के माध्यम से आप सभी को सूचित करना है कि ये उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में ये कार्यक्रम पूरी तरह से लाइव हो चुका है। और इस कार्यक्रम में विशेष जानकारी के देने के लिए, चूंकि जबकि हर पंचायतों में, प्रदेश के हर जनपदों में ये पूरी तरह से स्टार्ट हो चुका है कार्यक्रम। तो इस कार्यक्रम में अब हर बीएलई प्रतिभाग कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का तरीका क्या होगा, बेनिफिशियरी कौन होगा, बेनिफिशियरी को कौन कौन सी सर्विसेज के लिए कौन कौन से दस्तावेज लेने होंगे और इसकी पूरी प्रक्रिया क्या होगी। तो इस व्यवस्था के लिए आज हमारे साथ हमारे सहकर्मी हैं, जो सीएससी राज्य मुख्यालय के प्रवीण राय जी, जो हमारे साथ इस कार्यक्रम में ये पीएम विश्वकर्मा कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं सरकार के साथ में। तो आज हम लोग इसकी शुरुआत करें, उससे पहले हम चाहेंगे कि एक वीडियो क्लिप के माध्यम से आप लोगों को थोड़ी सी इसकी ब्रीफ नोट कर दें। फिर उसके बाद हम लोग प्रॉपर इस कार्यक्रम में आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो परंपरागत कौशल्य से रहने वाले लोग, जो औजार से और अपने हाथ से काम करने वाला वर्ग है, हमारे सुथार हो, हमारे सोनार हो, हमारे राजमिस्त्री हो, हमारे कपड़े धोने वाले काम करने वाले लोग हो, हमारे बाल काटने वाले भाई बहन परिवार हो, ऐसे लोगों को एक नई ताकत देने के लिए विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च करेंगे। अनादिकाल से जिन्होंने अपनी प्रतिभा और परिश्रम से भारत के कण कण को जोड़ा, अपने हाथों के हुनर से सदियों पुरानी परंपराओं को संजोया, ऐसे शिल्पकारों और कारीगरों के उत्थान हेतु माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन एवं मार्गदर्शन से भारत सरकार ने उठाया एक ऐतिहासिक कदम, पीएम विश्वकर्मा, जिससे हमारे देश के करोड़ों शिल्पकारों, दस्तकारों और कारीगरों के हाथ और भी मजबूत होंगे। इस योजना के अंतर्गत 18 प्रकार के शिल्प एवं व्यवसाय चिन्हित किए गए हैं। पीएम विश्वकर्मा अपने हाथों और औजारों के बल पर कार्य करने वाले विश्वकर्मा मित्रों को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें विकास की मुख्य धारा के प्रवाह के साथ जोड़ने के लिए कम ब्याज पर आसान ऋण, कौशल वर्धन, विपणन सहायता जैसे लाभ दिए जाएंगे। शिल्पकार एवं कारीगर मित्र अपने मोबाइल नंबर और आधार कार्ड द्वारा अपने नजदीकी कॉमन सेवा केंद्र यानी सीएससी द्वारा पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो कि आसान और बिल्कुल मुफ्त है। पहले चरण में आपके आवेदन का गांव की पंचायत या शहरी स्थानीय निकाय के अधिकारी द्वारा वेरिफिकेशन किया जाएगा तथा वेटिंग के लिए जिला कार्यान्वयन समिति के पास भेजा जाएगा, जिसमें जिला अधिकारी एवं उद्योग केंद्र के अधिकारी होंगे। इसके बाद हर प्रदेश में बनी स्क्रीनिंग समिति, जिसमें एमएसएमई तथा स्थानीय बैंक के अधिकारी होंगे, वेटेड आवेदनों का अनुमोदन करेगी। आवेदन के वेरिफिकेशन, वेटिंग और अनुमोदन पर पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और विश्वकर्मा मित्रों को इसके लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। सफल पंजीकरण पर विश्वकर्मा मित्रों को एक सर्टिफिकेट तथा आईडी कार्ड दिया जाएगा, जो विश्वकर्मा मित्रों को पहचान एवं उचित सम्मान दिलाएगा। इसकी अधिक जानकारी के लिए pmvishwakarma.gov.in या अपने नजदीकी कॉमन सेवा केंद्र पर संपर्क करें। दशकों तक नहीं गया जिन पर किसी का ध्यान, अब हर उस वंचित का होगा उत्थान।
जैसा कि आपने देखा कि वीडियो में इस परियोजना के बारे में छोटी सी क्लिप के माध्यम से पूरी जानकारी दी गई है। अब हम थोड़ा सा आगे इस पे एक एक पहलू पे चर्चा करेंगे, और चर्चा करने से पहले मैं एक बार सभी बीएलई भाइयों से निवेदन करूंगा कि अपने प्रश्न को चैट बॉक्स में लिखेंगे। हम लोग एक एक व्यक्ति का जो रेलेवेंट आज की चर्चा को लेकर के जो प्रश्न होंगे उस प्रश्न का हम लोग जवाब देंगे। तो शुरुआत करते हैं कि इस परियोजना की शुरुआत सीएससी के माध्यम से 9 जिले से शुरू हुई उत्तर प्रदेश में, और अभी ये वर्तमान में समस्त 75 जनपदों में आरंभ हो चुकी है। इसमें अलग अलग कई संस्थान काम कर रहे हैं। काम करने का मतलब भारत सरकार का जो एमएसएमई विभाग है, भारत सरकार से संबंधित आपका सीएससी विभाग है, और उसके अलावा विभिन्न बैंक, सरकार की जो बैंकिंग व्यवस्था है वो। अब थोड़ा सा ये करने से पहले एक बार हम बात करेंगे प्रवीण से कि प्रवीण आप अपना इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ जानकारी दें कि लाभार्थी को क्या फायदा होगा, क्या होगा, वो सारी चीजें। तो क्या इसके लिए पीपीटी चलाएंगे हम लोग कि आप ऐसे ब्रीफ नोट पहले देंगे? पहले एक ब्रीफ नोट दे लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे की बात करते हैं। चलें? हाँ। सभी बीएलई भाइयों को मेरा नमस्कार। आज की चर्चा में पीएम विश्वकर्मा योजना के संबंध में हम बात करने जा रहे हैं। इसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस टॉपिक में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का ये काफी उनके जन्मदिन पे 17 सितंबर को इस योजना का शुभारंभ किया गया, और काफी महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री के लिए पीएम विश्वकर्मा। जैसा कि नाम से ही आप लोग लग रहा होगा विश्वकर्मा, मतलब वो सभी योजनाएं जो अपने लोगों को या जैसे धरती को बनाती हैं समाज को, उस सभी योजनाओं को लाभान्वित करने के लिए। तो इसमें जो भी हमारे कलाकार आयोजन है, अलग तरीके के कलाकारों को आच्छादित करने के लिए इसका शुभारंभ किया गया। जैसे हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग जानते हैं इसमें मोची है, बढ़ई है, व्यवहार है, सुनार है, तमाम जो भी है ये 18 तरीके, ये सभी जो कलाकार हैं वो इस योजना के पात्र हैं। वो अगर इस फील्ड में काम कर रहे हैं तो वो अपना रजिस्ट्रेशन इस योजना के लिए करा सकते हैं। पहली क्राइटेरिया है, पहला इसका पात्रता है। दूसरा है कि जो भी कलाकार होगा वो 18 साल से ऊपर की आयु होनी चाहिए। इसकी दूसरी क्राइटेरिया है इस योजना के लिए अपने आप को रजिस्टर करने के लिए। तीसरा आपका है कि जो भी आपका प्रधानमंत्री मुद्रा लोन है या कोई सरकारी योजना है, उसमें 5 साल तक, मतलब 5 साल से कोई लाभ नहीं लिया। ये भी हमको ध्यान रखना है कि वही कलाकार इसमें मतलब लाभान्वित हो सकता है जो पिछले 5 सालों से किसी भारत सरकार की योजना के तहत लाभान्वित ना हुआ, उसी को इसमें पात्रता है। और चौथा है कि परिवार से एक ही सदस्य का पंजीकरण होगा। मान लीजिए कि मेरे परिवार में 4 लोग काम कर रहे हैं, तो 4 में से किसी एक को मुझे मिलेगा या मेरी पत्नी को मिलेगा या मेरे बच्चे को मिलेगा, किसी एक को ही लाभान्वित किया जा सकता है। ठीक, अब सबसे महत्वपूर्ण है, अभी जैसे हमारे राजेश सर ने भी बता दिया आप लोगों को कि शुरुआत में इस योजना का मतलब 17 सितंबर को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अपने उत्तर प्रदेश में केवल 9 जनपद के में शुरू किया गया था, लेकिन अभी लगभग 15 दिन पहले, 1 महीना लगभग हो गया, अब पूरे 75 जनपद में फुल फ्लैश रूप से सभी ग्रामीण क्षेत्रों में भी और शहरी क्षेत्रों में भी इसका पंजीकरण शुरू हो गया है। तो जिसमें अपने बीएलई भाइयों को सभी कलाकारों का रजिस्ट्रेशन करना है, इसके लिए उनको कमीशन मिलेगा। उसके बाद उनको मोबिलाइज करके रजिस्ट्रेशन करने के बाद कुछ स्टेप हैं। अब मैं उसमें थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं, अभी पीपीटी चला देंगे आपको कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और उनका कैसे करना है और प्रधान का कैसे आपको ऑनबोर्डिंग करना है, ये भी अभी आपको बता दिया जाएगा अभी इसी सत्र में। अब इसमें थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए कि इसमें कौन कौन से स्टेक होल्डर हैं। जैसे कि आपका सीएससी जो भारत सरकार के डिपार्टमेंट है, एमएसएमई के साथ सीएससी का एक टाई अप हुआ है, जिसमें सीएससी आर्टिजियन का सभी कलाकारों का सभी ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में का पंजीकरण कराने का काम सीएससी का है, और सीएससी अपने बीएलई भाइयों के माध्यम से पंजीकरण कराएगा, जिसके लिए बीएलई भाइयों को सरकार की तरफ से उनको कोई भी शुल्क नहीं है। लोग, आपको भी पता है, मैं फिर से बता दूं, पंजीकरण करने का कोई भी शुल्क नहीं है, आपके वैलेट से 1 रुपए भी नहीं कटेगा।
बल्कि इनका पंजीकरण करने के लिए आपको पैसे ही मिलेंगे सरकार के द्वारा, और पैसे मिलेंगे वो क्या है वो भी मैं बता दूंगा कितना आपको कमीशन मिलने वाला है। जब आप पंजीकरण करने के बाद क्या होगा कि आपको आप संबंधित ग्राम प्रधान का भी आपको ऑनबोर्डिंग करना है। जो अगर ग्रामीण क्षेत्र है तो प्रधान का करना है, और शहरी क्षेत्र है तो शहरी क्षेत्र में आप जानिए कि जानते होंगे कि ईओ होता है सभी जगहों पे, चाहे वो नगर पालिका हो या नगर पंचायत हो या नगर निगम हो, तो वहां पे ईओ एक अपॉइंट होते हैं। तो ईओ का आपको ऑनबोर्डिंग नहीं करना है, क्योंकि उनका ऑनबोर्डिंग जो भी आपका एसबीएम स्वच्छ भारत मिशन के अंदर उनका आईडी पासवर्ड बना हुआ है, उसी को यूज करते हुए आपको उनको लॉगिन केवल करना है। लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद क्या होगा कि जो आर्टिजन का रजिस्ट्रेशन हुआ है उसका उसको अप्रूवल प्रधान देंगे कि संबंधित आदमी उन्हीं के गांव से है, गांव का रहने वाला है। ये अप्रूवल प्रधान करेंगे, और शहरी क्षेत्रों में आपका ईओ साहब करेंगे, जो अधिशासी अधिकारी होते हैं वो करेंगे शहरी क्षेत्रों में। तो ये आप उसका आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। उसके बाद जब इनका अप्रूवल होने के बाद जिले स्तर पे कमेटी है, राज्य स्तर पे कमेटी है, वो अप्रूवल मिलता है जिसको हम बोलते हैं सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। जब इनको थर्ड स्टेज का अप्रूवल मिल जाता है तब आपके ही अभी लाइव हो गया है, जो भी बीएलई भाई का आईडी बना हुआ आईडी अपने हैं उस आईडी पे सभी कलाकारों की सूची उनको मिल जाएगा, दिखेगा उनके आईडी पासवर्ड पे कि कौन से बीएलई भाई कौन से आर्टिजियन कलाकार हमारे प्रशिक्षण के लिए एलिजिबल हो गए हैं, पात्र हो गए हैं, जिनका प्रशिक्षण करा सकता है। प्रशिक्षण कराने के लिए भारत सरकार की एक संस्था है जिसको हम बोलते हैं एनएसडीसी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल। ये भारत सरकार की एक संस्था है जिसका काम है प्रशिक्षण दिलवाना। हम कोऑर्डिनेट करेंगे किंतु प्रशिक्षण उसी संस्था के माध्यम से दिलाया जाएगा, और मोबिलाइज करना हमारा काम है, जिसमें उस आप कलाकार को उसके घर से मोबिलाइज करके उनको समझा बुझा के सेंटर पे भेजेंगे। इस काम के लिए भी आपको कमीशन दिया जाएगा, और ये कमीशन तभी आपको मिल पाएगा दोनों केसों में, रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी और उनको मोबिलाइज करने के बाद भी। जब आपका कलाकार आर्टिजियन जिसका आपने रजिस्ट्रेशन किया है उस सेंटर पे जाकर अपना पंजीकरण करवा देगा पहले दिन, उसका वहां पे केंद्र पे प्रशिक्षण के दिन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तब आपका कमीशन दोनों चरणों का, पहला रजिस्ट्रेशन का 64 रुपए और दूसरा मोबिलाइजेशन का, मतलब आपको टोटल 128 रुपए मिलने वाले हैं बिना मतलब 1 रुपया आपका खर्च हुए भी। 100 क्या वेबसाइट वो पीपीटी आप साथ में चला रहे हैं कि अभी ओवर हमने अभी और रिव्यू है अब है, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा आपको और ब्रीफ स्टार्टिंग पीपीटी के माध्यम से, हाँ मैं आपको बता दूं कैसे आपको पहले आर्टिजियन का अपने कलाकार का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप अपने पोर्टल पे जाएंगे, ये आपका है pmvishwakarma.gov.in, इस पे जाएंगे, देखिए आप दाहिने तरफ कॉर्नर पे लॉगिन का पेज आ रहा है। लॉगिन के पेज पे आपको दो दिख रहा होगा, एक ई श्रम दिख रहा होगा, एक आर्टिजियन रजिस्ट्रेशन दिख रहा है। तो आप ई श्रम पे क्लिक करेंगे तो आपको आएगा कि कितने कलाकारों का आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, उसकी डिटेल आएगी। पहला डैशबोर्ड आ जाएगा अपना सीएससी का, जिसमें आप अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड डालते हैं। उसके बाद आपको दूसरा पेज खुल जाएगा जिसमें आपको क्या दिखने लगेगा कि कितने कलाकारों का आपने रजिस्ट्रेशन किया पहले में, जब आप इस समय खोलेंगे। दूसरा आपको क्लिक करेंगे किसका, आर्टिजियन का रजिस्ट्रेशन का, न्यू आर्टिजियन रजिस्ट्रेशन, उस पर क्लिक करेंगे तो आप फिर आपका आएगा दूसरा मतलब स्क्रीन खुल के आएगा अपने सीएससी का, सीएससी सेवा सीएससी डिजिटल का, जिसमें आप लॉगिन करेंगे अपना आईडी पासवर्ड से। उसके बाद आ जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन यूजर, रजिस्ट्रेशन यूजर पे आप क्लिक करेंगे। इसमें ध्यान दीजिएगा आपका 2 चेकबॉक्स बना हुआ है जिसमें आपको नो क्लिक करना है, ये आप ध्यान रखिएगा, आपको नो क्लिक करना है दोनों पे। उसके बाद आगे प्रोसेस पे कर देना है। प्रोसेस से सबसे पहले आएगा कि आपका आधार वेरिफिकेशन। अब आधार वेरिफिकेशन में ध्यान रखिएगा कि मोबाइल नंबर जरूर लिंक होना चाहिए, क्योंकि ओटीपी जाएगा तभी आप कर पाएंगे। और एक बात इसमें मुझे और बताना है आपको कि मान लीजिए कि मेरे पास आधार नहीं है बट मेरे परिवार में किसी के पास आधार है, तब भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मेरे पिताजी के नाम पे, मेरे माताजी के नाम पे भी रजिस्ट्रेशन हो सकता है। अगर किसी परिवार में आधार नंबर नहीं है किसी व्यक्ति का, तो उसके परिवार के किसी सदस्य का भी के आधार से रजिस्ट्रेशन हो सकता है।
इस चीज का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर आपका जैसे आप लोग, आपको पता ही है, जब आप डालेंगे तो आधार वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी जाएगा। ओटीपी आप इसमें डालेंगे, आप स्लाइड देख रहे होंगे। फिर आपको आएगा कुछ पर्सनल डिटेल पूछेगा कि आपका नाम, ये सब ध्यान रखिएगा कि आधार से जब है तो आधार में जो नाम लिखा हुआ है उसी नाम को आप लोग यहाँ पे एंट्री कीजिएगा, और नहीं तो फिर वो मिसमैच होगा तो फिर बाद में प्रॉब्लम आएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र वाले भी ध्यान रखिएगा कि ग्रामीण क्षेत्र का ही चयन करें। शहरी क्षेत्र है तो शहरी क्षेत्र का चयन करें, क्योंकि आपको पता है कि इनमें जो इनका अप्रूवल होगा वो डिफरेंट माध्यम से हो रहा है। शहरी का अलग हो रहा है, ग्रामीण का अलग हो रहा है। तो ये सावधानी आप लोग जरूर रखिएगा कि गलती से भी शहरी का ग्रामीण में मत कीजिएगा, ग्रामीण का शहरी मत कर दीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, फैमिली डिटेल। फैमिली डिटेल आपको भरना है कि कहाँ, मतलब उसके परिवार में कौन कौन रहने वाला है। उसके बाद आधार नंबर से ही एड्रेस ले लेगा, ये आप देखिए ध्यान रखिएगा। जैसे अभी परसों एक मेरे पास फोन आया था, मैं आपको बता दूं, प्रतापगढ़ से, जिनमें पहले जो आधार में उनका आधार बना था वो मुंबई के एड्रेस बना था, महाराष्ट्र पे। ठीक, अब वो आ गए थे प्रतापगढ़, तो अब जब उनका पंजीकरण हो रहा है तो प्रतापगढ़ के एड्रेस पे तो वो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, उसमें कुछ समस्या आएंगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको भी पता है कि आपको उनका पहले आधार सही कराना पड़ेगा, उसके बाद ही आप नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इन सभी बातों का आप विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि कैसे आपको करना है आपको भी। ठीक है। फिर नेक्स्ट स्लाइड देखिए, जो आधार एड्रेस ऑटोमेटिकली ले लेगा। आप अपना करंट एड्रेस भी डाल सकते हैं, लेकिन करंट एड्रेस भी वही डालेंगे जहां पे जो आधार में है, क्योंकि आपको प्रधान या आपका जो ईओ है वो आपको अप्रूवल करने हैं। तो जब मुझे कोई जानता होगा तभी तो मुझे कर पाएगा ना कि मैं आपको पहचानता हूं। तो इसलिए इन सब बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। फिर आपका है प्रोफेशनल डिटेल में है कि वो क्या काम कर रहा है, उसका भी आपको चयन करना है कि वो क्या काम कर रहा है। इसको आप ध्यान रखिएगा, किस ट्रेड में काम कर रहा है, इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा, उसको फिल करना है। फिर अब उसके बैंक खाते का डिटेल भरना है कि उसका बैंक अकाउंट नंबर क्या है, आईएफएससी कोड क्या है, ब्रांच कहाँ है, इस सब चीजों का। फिर क्रेडिट सपोर्ट, कि उसको कितना क्रेडिट चाहिए अपने बिजनेस व्यवसाय को शुरू करने के लिए, वो टेम्पोररी रूप पे आप उसको भर दीजिएगा। स्टार्टिंग में उसको मैक्सिमम 1 लाख रुपए का है, उसमें ऑप्शन है, तो उसको आप डाल दीजिएगा ट्रेंच 1। वो आपको क्लिक कर देना है, उसको फिल कर देना है जो भी सूचनाएं हैं। ये आपको डिटेल आएगा किस काम के लिए चाह रहा है, ये भी आपको डिटेल भर देना है उस आर्टिजन से पूछ के कि इससे आप क्या करोगे, आपका क्या काम है। फिर आपको ऑप्शन आ रहा है डिजिटल इंफॉर्मेशन डिटेल का, कि आप लोग वो डिजिटल से मतलब डिजिटली उसका कोई यूपीआई है कि नहीं है, इंस्टॉल है कि नहीं है, आर्टिजियन का मतलब आपका रुपए यूज करता है नहीं करता है, गूगल पे यूज करता है नहीं, पेटीएम यूज करता है नहीं करता है, ये आपको यस या नो करना है। अगर करता होगा तो यस कर दीजिएगा, नहीं करता तो आप नो आप करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर आपका ये इसके बारे में है कि टूल किट के बारे में, जो स्किल ट्रेडिंग के बारे में, ये आपको यस कर देना है, क्योंकि उस टूल किट आपका वो ट्रेनिंग सेंटर पे गया है तो वहीं मिलेगा, और नहीं तो उसको जो ट्रेनिंग के बाद जो भी 5-7 दिन के बाद उसके खाते में डीबीटी कर दिया जाएगा, पैसे उसको मिल जाएंगे। अगर वहां पे ट्रेनिंग सेंटर पैसे नहीं मिलते हैं, तो टूल किट नहीं मिलते हैं, तो जो भी अमाउंट है उसके खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिए जाएंगे सरकार के द्वारा। ये आप पूरा प्रोसेस करेंगे, एक लास्ट आएगा डिक्लेरेशन, जिसमें आप क्लिक करके ओके करेंगे और फिर आपका ये एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि एप्लीकेशन नंबर आप मोबाइल में आएगा, साथ साथ आप लोग भी इसको नोट कर लीजिएंगे। ये सावधानी रखिएगा, कभी कभी क्या होता है मैसेज नहीं आता, तो आप लोग से यही निवेदन है कि जो रजिस्ट्रेशन आप करें तो उसका एप्लीकेशन नंबर जरूर कर ले। इतना ही है, बहुत साधारण है, कोई कठिनाई नहीं है, बहुत आसानी तरीके से आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लेंगे सभी आर्टिजनल कलाकारों का। इतना करने पे आपको आपका 64 रुपए लगभग फिक्स हो जाएगा। लेकिन ये तभी मिलेगा जब कलाकार ट्रेनिंग करने के लिए जाएगा, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। कोई भी वीएलई भाई ये नहीं कहेगा कि मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया तो मुझे पैसे मिले। सरकार ने इसलिए रखा है, ये तो मान लीजिए कि इसके लिए आपको पैसा दे रहा है, लेकिन पैसा तभी देगा जब वो आर्टिजियन ट्रेनिंग लेने के लिए उस संस्था में जाएगा, तब आपके पैसे आपको मिलेंगे, अन्यथा पैसे नहीं मिलेंगे। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा।
इस इतना करने से आपको पैसे तो आपके पक गए, लेकिन फाइनली तभी आपको आपके खाते में मिलेंगे, आपको जब वो प्रशिक्षण लेने जाएगा तब आपको 64 और आप जो आप भेज रहे हैं उसको 64 उसके, तो टोटल आपको 128 रुपये मिलने वाले हैं इस काम के लिए। ठीक है, तो ये मुझे इतना आपको बताना है, और आपको ये भी थोड़ा सा ब्रीफ कर देना है कि ट्रेनिंग में जो कलाकार जाने वाले हैं उनके लिए सरकार ने क्या क्या सुविधाएं कर रखा है। इसके लिए ये ध्यान रखिए कि प्रशिक्षण जो भी है जिस भी ट्रेड में कराने हैं 5 से 7 दिन का कोर्स है, वो आवासीय भी हो सकता है, गैर आवासीय भी हो सकता है। अगर आवासीय होगा तो रहने खाने की व्यवस्था उस संस्था की होगी जहां पर उनका ट्रेनिंग दिया जा रहा है, और प्रतिदिन 500 रुपए भी उस कलाकार को मिलेगा वहां पे रहने के लिए। अगर आवासीय नहीं होगा, गैर आवासीय होगा, तो आने जाने का किराया उनको प्रतिदिन के हिसाब से वो दिया जाएगा। लगभग 125 रुपए है जो उस कलाकार को आने जाने का और खाने का, मतलब नाश्ते का उसको दिया जाएगा केंद्र द्वारा जहां पर उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है, 125 रुपए। तो ये आप इन सब बातों का विशेष ध्यान रखिए। और सीडीबी के द्वारा, सीडीबी बैंक है जो पार्टनर है, बैंकिंग पार्टनर यहाँ पे, उसके द्वारा जो भी लोन लिया जाएगा, किस बैंक के द्वारा लिया जाएगा, ये सीडीबी तय करेगा कि इस कलाकार को उसके आने वाले आसपास के किस बैंक से उसको लोन दिलाया जाए। इसके लिए हमारा जो पार्टनर है सरकार की तरफ से वो सीडीबी है। ठीक है, अभी अब हम लोग काफी चर्चाएं हो गई। अब मैं सर से कहूंगा कि जो भी आप लोग जो क्वेरी है, जो क्वेश्चन है, इस पे हम लोग बात कर लिया जाए। चैट बॉक्स में जो भी आपका प्रश्न होगा उसका हम लोग आपका समाधान देंगे, क्या क्या आपकी क्वेरी है। ठीक है सर। अपना म्यूट कर लीजिएगा। प्रवीण, अब जो भी आपने जानकारी दिया, काफी जानकारी चूंकि ये काम करने से होगा, आप लोग निश्चिंत रहें, सभी के क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा जो चैट बॉक्स में लिखा गया है। ओवरऑल एक बार मैं रिवाइज करता हूं जो मेरे पास सामान्य ज्ञान है पूरी चीजों का, जो मैं समझ पाया अभी प्रवीण के बताने से, कि भारत सरकार ने जो एक विशेष कैटेगरी के जो कलाकार हैं, जो कि पारंपरिक, जिसके यहाँ पारंपरिक से अभिप्राय है कि परिवार के आधार पर, जैसे सपोज करिए कि मिट्टी का काम करने वाला एक कोई परिवार है और उसमें पीढ़ी दर पीढ़ी जिस काम को उस परिवार में किया जा रहा है, और कलाकार से अभिप्राय, आर्टिजन से अभिप्राय इनका यही था कि जो पारंपरिक परिवार और हाथ से काम करने वाले हों। आई एम राइट प्रवीण? हाँ, जो हाथों से अपनी कुशल कारीगर, अपनी कारीगरी के आधार पर काम करने जरा म्यूट कर लीजिए, जो लोग काम करने वाले हैं, ऐसे लोगों को डिफाइन करना। आज के डेट में देखिए, सरकारी कोई भी आवेदन आता है तो प्रसाद की तरह हर व्यक्ति को तत्काल फॉर्म भरना शुरू कर देता है, जबकि वो पात्र है नहीं है, इस चीज को हमें ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि मैं अगर ये आपको आज की वीसी में लेकर के बात कर रहा हूं तो मेरा उद्देश्य है कि हम चीजों को पहले खुद से समझें, क्योंकि भारत सरकार ये अच्छी तरह से जानती है कि सीएससी एक ऐसी व्यवस्था है जो गांव में लोग रहते हैं, गांव के लोग ही इस पूरी व्यवस्था को चलाते हैं, तो आप अच्छा खासा चीजों को जानते हैं। अगर आपको ये काम दिया गया है करने के लिए, मैं एक बार स्क्रीन पे चीजें कुछ ले रहा हूं, अगर आपको ये जिम्मेदारी दी गई है तो ये जिम्मेदारी इसी आशय के साथ दी गई है कि आप इन सब चीजों को समझ पाएंगे, प्राइमरी लेवल पे ही अनावश्यक लोगों को बाहर कर देंगे। प्राइमरी लेवल पे ही आप जो वांछित लोग हैं, जो इसके लिए पात्र नहीं हैं, उन लोगों को आप बाहर कर देंगे। तो ऐसे सोच के साथ आपको ये आवेदन की जिम्मेदारी दी गई और हम लोगों ने भी इसी सोच के साथ आपको ये आवेदन के लिए लिया। आप यहाँ स्क्रीन पे देखेंगे तो कुछ कैटेगरी, 18 प्रकार की कैटेगरियां बनी हैं और उनके अंदर अलग अलग और सब कैटेगरी भी हो सकती है। बात करें कारपेंटर, गांव की भाषा में हम बोलते हैं बढ़ई, तो जो लकड़ी कास्ट उद्योग से संबंधित जो लोग हैं उनको इसमें शामिल किया जाएगा। लेकिन मैं पेशे से, परिवार से, जाति के आधार पर या जैसे भी हो, मैं एक ब्राह्मण प्रजाति का हूँ, परिवार का हूँ, जाति का हूँ, और मैंने कोई कारपेंटर की दुकान खोल लिया तो मैं इसका पात्र नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि मेरे पिताजी पूजा पाठ काम किया करते थे, या पारिवारिक जो हमारी काम था वो कास्ट का नहीं था, लकड़ी का कार्य नहीं था।
लेकिन हमने जो है फर्नीचर का दुकान लगा लिया, शॉप लगा लिया, तो हम इसके लिए पात्र नहीं हो सकते। ठीक उसी तरह से दूसरी जो कैटेगरी है, नाव बनाने वाले, मल्लाह प्रजाति के लोग या वैसे जो कुछ होते हैं, अस्त्र बनाने वाले, अस्त्र शस्त्र बनाने वाले। अब अस्त्र शस्त्र का मतलब बंदूक की फैक्ट्री में काम करने वाले कतई नहीं हो सकते। ठीक है, लोहार कैटेगरी में बहुत सारे ऐसे होते हैं जो खुरपी, कुदाल, फावड़ा ये सब बनाते हैं, तो वो एक तरीके से वो औजार ही है। ठीक है, लोहार हो गए, लोहार में भी एक आपका जैसे कि कैटेगरी होती है ताला बनाने वाले, हथौड़ा और टूल किट निर्माता, सुनार जो स्वर्णकार का काम करते हैं, विशेषकर जो पारंपरिक होते हैं। मतलब यहाँ बताने का मेरा ये पूरा बताने का है कि जो पारंपरिक होते हैं ये फिल्टर आउट आप लोग पहले से ही करें। उल्टे सीधे आवेदन करने के बाद आप लोगों की अपेक्षाएं बढ़ेंगी। आप सोचोगे कि हमने 500 आवेदन कर दिया तो 500 के बदले हमको पैसे मिलने हैं। तो यहाँ पे सरकार ने हमें स्पष्ट किया है और हम भी आपके कुशलता को यहाँ मान के चलते हैं कि आप पहले ही राउंड में लोगों की पात्रता को आप खुद से फिल्टर आउट करेंगे। सुनार हो गया, कुम्हार हो गया, मूर्तिकार हो गया, मोची हो गया जो चमड़ा से संबंधित काम करते हैं, राजमिस्त्री हो गए। अब राजमिस्त्री में अगर बात करें तो राजमिस्त्री में वो सिर्फ नहीं होते जो राजमिस्त्री की जो सीमेंट और गारे का काम करते हैं, जो मेन मिस्त्री होते हैं, उनके साथ लगे हुए जो लेबर क्लास होते हैं वो भी उस कैटेगरी में आते हैं। ठीक उसी तरह से डलिया, चटाई, झाड़ इत्यादि बनाने वाले हो गए, पारंपरिक गुड़िया खिलौना बनाने वाले हो गए, नाई हो गए, जो नाई कहीं कहीं भाषा में हजाम कहते हैं या नाई कहते हैं, मालाकार हो गए। मालाकार मतलब जो माली होते हैं, शादी विवाह में परंपराओं में आप देखते होंगे कि जो एक माली बुलाया जाता है, हाँ, कुम्हार बुलाए जाते हैं। पारंपरिक जो लोग होते हैं जिनके यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी इस पेशे से और इस रिवाज के साथ वो जुड़े रहते हैं, धोबी हो गए, दर्जी हो गए, मछली का जाल इत्यादि बनाने वाले हो गए। तो यहाँ ये चीज आप लोगों को विशेष तौर पे ध्यान रखना है। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा सभी बीएलई से, क्योंकि देखिए आप सभी लोग संवेदनशील व्यक्ति हैं, अपने जहां भी क्षेत्र में हैं, आप लोगों की वजह से सीएससी का नाम होता है और सीएससी हर जगह तक, हिंदुस्तान के हर कोने कोने तक पहुंच चुकी है। तो ये पहुंच चुकी है, बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ी बात है कि इस पहुंचने के साथ ही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे आपके बीच में आ जाती है। वो जिम्मेदारी को हमें यहाँ पूरा करना है और पूरी निष्ठा के साथ करना है। सीएससी विभिन्न छोटे बड़े काम लेकर के आपके बीच में आ रही है, तो क्वालिटी सर्विस देना बहुत ज्यादा जरूरी है हम लोग के लिए। ये आप लोगों को एश्योर करना है। सिस्टम बड़ा है, काम बड़ा है, तो उसमें चीजों को विभिन्न माध्यमों से आपको एक दूसरे को पकड़ना पड़ेगा, एक दूसरे का सहयोग लेना देना पड़ेगा। तो इसमें जो समझ में आया कि पहले कि हमें आवेदन और दूसरी चीज कि आपको यहाँ पे एक विशेष ध्यान रखना होगा कि जो हम लोगों को ये काम करना है, प्राथमिक तौर पे जो बेनिफिशियरी हैं उनकी पहचान करना, उनको प्रमोट करना, उनको मोबिलाइज करना, ये सारी चीजें हमारी जिम्मेदारी में आता है। अगर किसी को सामाजिक कार्य से हम जोड़ने जा रहे हैं, लाभ दिलाने जा रहे हैं, तो हमें सिर्फ आवेदन करना हमारी जिम्मेदारी का हिस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपके आसपास का व्यक्ति है। ठीक है, वो आपके परिवार से, आपके समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। अगर उसमें इंपावरमेंट होती है तो निश्चित ही उसका लाभ व्यक्तिगत तौर पे, पारिवारिक तौर पे और सामाजिक तौर पे आप ही लोगों को होना है। तो आप लोग कृपया ऐसे लोगों को शुरू में ही स्पष्ट कर दें कि आप पात्र हैं, नहीं पात्र हैं। दूसरा पॉइंट आता है कि जब आप आवेदन करते हैं, तो आवेदन करने के लिए डिजिटल सेवा पोर्टल का इस्तेमाल होगा। आप डिजिटल सेवा पोर्टल पे आएंगे, वहां पे उस व्यक्ति को आवेदन करेंगे। आवेदन की प्रक्रिया इस वेबसाइट पे पूरा, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा एक बार पूरी वेबसाइट को आप अपनी स्क्रीन पे लीजिए, शेयर करिए। हाँ, उसमें जाकर के शेयर में आपको टैब शेयर करने का होगा, वो टैब शेयर करके या इंटायर स्क्रीन करके शेयर करिए, ताकि वीएलईज को पता चले कि कहाँ पे ट्रेनिंग मटेरियल है, सारी चीजें उसमें दी गई। आपको कहीं से किसी की मदद की जरूरत ही नहीं है। हाँ, कुछ चीजें होंगी, हम लोग आपस में चर्चा करते रहेंगे और आप लोगों को बताते भी रहेंगे। अभी FAQ में आप लोग लिखिएगा तो आप लोगों के अभी प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। तो मेरा यहाँ ये कहना है कि आप लोग आवेदक को आवेदन कराएंगे, साथ ही साथ
आवेदन करने के साथ साथ उस आवेदन को वेरीफाई करने की एक 3 लेवल की प्रक्रिया है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए ग्राम प्रधान और हाँ, अभी मैंने यहाँ से किया नहीं है ना, हो जाए कर दे, ये कर, थोड़ा मैं जब तक बात कर लूं। जैसे कि आपको पहले ये वेबसाइट पे कुछ चीजें हैं, ये अभी प्रवीण दिखाएंगे, फिर हम लोग आगे की बातचीत करेंगे, क्योंकि बातचीत का ही, ये चर्चा का ही विषय है। तो आप लोग यहाँ पे पहले प्रवीण को सुन लें कि ये वेबसाइट है, और वेबसाइट पे क्या क्या प्रधानमंत्री के, ये जो वेबसाइट है पीएम विश्वकर्मा की, क्या क्या चीजें कहाँ पे कैसे हैं, थोड़ा सा आप होटल। हाँ बिली भाई, थोड़ा सा स्क्रीन पे ध्यान देंगे। ये हम लोग जाएंगे किस पे, पीएम विश्वकर्मा की वेबसाइट पे हम लोग सीधे जाएंगे। वहां पे जाने के बाद देखेंगे कि दाहिने तरफ कॉर्नर में वही लॉगिन आ रहा है, लॉगिन पे हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद आ रहा है एप्लीकेंट बेनिफिशियरी लॉगिन। इस पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे, ये आपके उस पे आ जाएगा। नहीं तो आप इसके जाने के बजाय आप अपने जो आपका डिजिटल सेवा है उस पे लॉगिन करने के बाद वहां पे सीधे आप लोग वही सीधे एक्सेस कर सकते हैं पीएम विश्वकर्मा डाल के। ठीक है, आओ ये यही साइट है, इससे आपको सीधे अपना कर सकते हैं, कलाकारों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये देखिए आ रहा है ना सीएससी लॉगिन से, यहाँ से इस पे ज्यादा फोकस मत करो, उस पे ज्यादा नॉलेज पोर्टल और सारी चीजें जो टैग है उसके। ठीक है, देखिए ये आपका उसी में आ रहा है कि नॉलेज सेंटर। यहाँ पे जो चौथा स्लाइड है ये हिंदी में भी आ जाएगा। आप लैंग्वेज देखिए, ये देखो कॉर्नर में दाहिने तरफ सबसे ऊपर आ रहा, लिख के आ रहा है लैंग्वेज, भाषा। भाषा आप बदल देंगे हिंदी या इंग्लिश, वो चेंज हो जाएगा। जैसे अभी देखिए इंग्लिश आ रहा है, मैं अभी बदल दूंगा तो हिंदी हो जाएगा। देखिए नॉलेज सेंटर आ रहा है, यहाँ पे लैंग्वेज। अब मैं देखिए यहाँ से इसको अब देखिए इसमें कुछ वीडियो है, वह गैलरी है, आप ई बुक है, आप चाहे वीडियो भी दे सकते हैं। ई बुक में आप देख लीजिए, ई बुक में खोलता हूँ। ई बुक में आपका है कि कैसे ग्राम, ये देखिए ये पीएम विश्वकर्मा स्कीम के बारे में है। इसमें देखिए दो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको करना है। एक तो रजिस्ट्रेशन करना है कलाकारों का, दूसरा क्या करना है, ग्राम प्रधानों का ऑन बोर्डिंग। ठीक है, तो वो डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ से कि क्या क्या सावधानी आपको बरतना है, कैसे करना है, तो जिससे आपको कोई असुविधा नहीं होगी और आप आसानी से फिर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी सूचनाएं आपको यहाँ से मिल जाएंगी। अब हम आपको दो क्वेरी देखते हैं कि क्या क्या आपका क्वेरी है। प्रवीण बहुत बहुत धन्यवाद। आगे सेशन में हम बढ़ते हैं। मेरी वॉइस मिल रही है क्या? हाँ, तो आगे सेशन में हम बढ़ते हैं यहाँ ये बताने के लिए कि जैसा कि बताया अभी प्रवीण जी ने कि हम अपने पीएम सीएससी के डिजिटल सेवा पोर्टल से रूट होकर के चले जाते हैं हम सीधे पीएम विश्वकर्मा की वेबसाइट पे, और पीएम विश्वकर्मा की वेबसाइट पे आपसे संबंधित हर प्रकार की क्वेरी और जवाब पड़े हुए हैं। तो जैसा कि इसमें बताया कि वेबसाइट पे आप सभी बीएलईज को दो प्रकार की जिम्मेदारी दी गई है। एक जिम्मेदारी है आपको कि बच्चों को, यानी कि बेनिफिशियरी को, लाभार्थी को पंजीकृत करना, और दूसरी जिम्मेदारी है साथ ही साथ, चूंकि मैंने बताया कि 3 स्तर पे इसमें उस आवेदन की जांच प्रक्रिया होती है। प्रथम लेवल है आपका प्रधान और शहरी क्षेत्र के लिए आपका सेकंड ईओ। ठीक है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होता है ईओ नगर पंचायत का,
वो उसकी जांच करता है। और पे हमारा जिले पे जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी होती है, उस कमेटी के माध्यम से उसको किया जाता है। और तृतीय स्तर पे राज्य स्तरीय कमेटी इसको फाइनल जांच करती है। जांच करने के बाद आवेदक का सूची तत्काल संबंधित, चूंकि देखिए इस योजना का जो पूरा औरा है सरकार का, कि ऐसे जो पारंपरिक कलाकार हैं, सरकार की मंशा समझिएगा आप लोग, कि ऐसे जो पारंपरिक कलाकार हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने परिवार से सिखाई गई और सीखी गई कला को, कौशल को लेकर के अपना इस्तेमाल करते हैं, बचा के धरोहर के रूप में रखे हुए हैं। साथ ही साथ उस कला को वो लोग अपने रोजगार और जीविकोपार्जन में उपयोग करते हैं। सरकार की सोच थी कि ऐसे लोगों को क्लासिफाइड किया जाए, आप सभी बीएलई के माध्यम से उनको एकत्र किया जाए, सूचना संग्रहित की जाए और उनको उनके क्षेत्र में, उनके कला के क्षेत्र में एक स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग दे करके 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन की ट्रेनिंग दे करके, वो ट्रेनिंग आपकी आवासीय हो सकती है, गैर आवासीय हो सकती है। वो प्रशिक्षण देने के बाद उनको, अब देखिए 2 चीज सरकार ने किया कि आप सभी के माध्यम से उनको क्लासिफाइड किया, एक जगह एकत्र किया, उनकी सूचना एकत्र किया, उनको वेरीफाई किया, वेरीफाई वास्तविक कला वास्तविक सूचना अपने इस प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल किया। और प्रोग्राम में की जो पहलू है, वो पहलू ये है कि सर्वप्रथम इनको ट्रेनिंग देना, ट्रेनिंग देने के बाद कुछ बजटियल प्लान भी किया सरकार ने कि उनके संबंधित जो उनकी जो टूल किट्स इत्यादि हैं, उनको कुछ शुरू में 15-1 हजार रुपए का उनको बजट दिया। ट्रेनिंग के बाद ट्रेनिंग कराया, बजट दिया, जिससे कि वो लोग अपने काम को कुछ कौशल ढंग से करने के लिए और अच्छे ढंग से करने के लिए नए औजार खरीद सके। साथ ही साथ फिर उसके बाद उनको अपने रोजगार और व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए जो एक डैमेज फ्री लोन होता है, कोलेटरल फ्री लोन होता है, जिसमें किसी प्रकार की कोई बंधक नहीं रखी जाती है, ठीक है, और वो सिक्योर लोन उनको दिया। देने के लिए बैंकों को सूचना दे दी, बैंक उनको बुला करके लोन देने के लिए आज के डेट में तैयार है। और हमारे पास यूपी में करीब 200 से करीब में कैंडिडेट इस समय मोबिलाइज हो चुके हैं। लगभग 200 कैंडिडेट इस समय प्रशिक्षण ले रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 9 जनपदों में हम लोगों ने शुरू कर दिया है, 2-3 जनपदों में, 3 जनपदों में हम लोगों ने प्रशिक्षण एज में आ गए। अभी आप लोगों की जो प्राइमरी जिम्मेदारी होगी कि कैंडिडेट को वेबसाइट पे रजिस्टर कराना, वास्तविक कैंडिडेट को, और साथ में उस अपने आसपास के क्षेत्र के ग्राम प्रधानों को उनकी केवाईसी करके, क्योंकि उनका भी यूजर क्रिएट करना है, यूजर क्रिएट करने की पूरी गाइडलाइन अभी प्रधानों की बताई नहीं है ना आपने, ठीक है, प्रधानों की गाइडलाइन वो वीडियो क्लिप मोड में है, उसको हम लोग वहीं चला देंगे। तो प्रधानों की वेबसाइट, उनकी यूजर क्रिएट कराना, यूजर जब क्रिएट हो जाती है तो उसमें चूंकि केवाईसी लगता है, तो उसके लिए सरकार ने ये जिम्मेदारी आप लोगों को दी है कि आप लोग प्रधानों की मदद करें। बहुत से जनपदों में डीपीआरओ के पास आदेश जारी हो चुके हैं, जिला जो पंचायती राज अधिकारी हैं, पंचायती राज अधिकारी से एडीओ पंचायत और बीडीओ को खबर जा रही है। आप लोग संबंधित पंचायतों को, कई जनपदों में मुझे खबर आई कि इनके कैंप लगा लगा के ब्लॉक मुख्यालय पे और इकट्ठा ही उनका बनाया जा रहा है, तो आप लोग कैंप लगा के मदद करिए। और चूंकि मदद करेंगे तो इस कार्य के लिए और आपके रजिस्ट्रेशन के लिए, ये दोनों चीजों के लिए आपको जिम्मेदारी दी गई है। अब आते हैं नेक्स्ट फेज में कि जब आपके बच्चे का वेरिफिकेशन हो गया, आवेदन वेरीफाइड हो गया, तो वेरीफाइड हो जाने के बाद उस आवेदन को सरकार क्या करती है कि वो डेटाबेस में आपके डिजिटल सेवा पोर्टल पे आ जाता है और दिखने लगता है। आप अपने कैंडिडेट को डिफाइन कर सकते हैं कि उसका आवेदन का स्टेटस अप्रूव हो गया, तो आपको अपने होगा जिस स्पेशलिटी के तहत वो बच्चे को आपने पंजीकृत किया था। यहाँ पे आपकी ड्यूटी होगी कि उसको मोबिलाइज करना, मोबिलाइज इन द सेंस उस कैंडिडेट को समझाना कि यहाँ से 5-7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दूर जहां भी प्रशिक्षण केंद्र है, उसको आपको बताना है कि वहां जाके आपको प्रशिक्षण लेना है। प्रशिक्षण लेने के दौरान के लिए भी कुछ मॉनिटरिंग बेनिफिट रखी गई है क्या कैंडिडेट के लिए? 500 रुपए प्रतिदिन ये रखी गई है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस आएंगे, जैसे मैं अभी बीच में पूछ रहा हूं कि ये रखा गया है, तो चूंकि ये मुझे जानकारी है, फिर भी मैं आपकी तरफ से ये सवाल यहाँ पे इस मॉनिटर पे रखने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, ये पर डे जो होगा ये एक साथ मिलता है या सेम डे वो प्रशिक्षण केंद्र देता है?
नहीं उससे भी नहीं देगा, वो भी नहीं देगा, डीबीटी होगा, डेबिट होगा, डीबीटीएल होगा, डायरेक्ट उसके अकाउंट में जाएगा। जो डेटाबेस आप देंगे यहाँ पे आवेदन करते समय जो बैंक अकाउंट लगाई जाती है उसी में ये आपके जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ तक जो मैंने बताया कि आवेदक की आवेदन की जिम्मेदारी हमारी है, संबंधित ग्राम प्रधान आसपास के उनकी जिम्मेदारी हमारी है, आवेदक को ट्रैक करना, ट्रैक करने के बाद जब वो अप्रूव हो जाता है तो संबंधित प्रशिक्षण केंद्र तक भेजे जाने की जिम्मेदारी हमारी है। जब वो संबंधित प्रशिक्षण केंद्र में आवेदक जा करके रजिस्टर हो जाएगा तो आपके स्टेटस में दिखाई देगा कि वो वहां पे प्रशिक्षण केंद्र में आवेदक पहुंच गया है। यहां से हमारे ये 3 कामों की एक पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। क्योंकि अगर एक ग्राम पंचायत में 5 बीएलए हैं तो पांचों प्रधान की तो केवाईसी नहीं करेंगे, उसकी आईडी नहीं बनाएंगे, कोई एक व्यक्ति ही बनाएगा। तो इसके लिए एज सच कोई हमारे पास मॉनिटरिंग अमाउंट नहीं रखा है, ये मदद है, इसके लिए कोई फीस निर्धारित नहीं है। बाकी कैंडिडेट को रजिस्टर करना और कैंडिडेट को मोबिलाइज करना, यानी कि प्रशिक्षण केंद्र तक भेजे जाना, ये आपकी जिम्मेदारी का हिस्सा है, जिसके लिए एक अमाउंट आपको एक हैंडसम अमाउंट निर्धारित किया गया है जो आपको दिया जाएगा। तो ये सारांश है पूरी योजना का, और आप खुद सोच के निकलें कि जब आपके कॉमन सर्विस सेंटर से भेजे गए 10-15 लाभार्थी को, 20 लाभार्थी को जब कोई लाभ मिलेगा तो ये सामाजिक रूप से आपके लिए कितना बड़ा प्रतिष्ठा का विषय बनेगा कि उसके अपलिफ्टमेंट में, उसकी लाइवलीहुड में आपने एक बहुत अच्छा योगदान दिया सरकार के साथ मिलकर के। तो नो डाउट ये एक बहुत नोबल काज है। आप लोग इस काम को, हमें पूरा विश्वास है, एक जिम्मेदारी के साथ और बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। रही सवाल सीएससी की, तो सीएससी के माध्यम से हम लोग, चूंकि मैंने पहले ही बताया कि हमारा परिवार थोड़ा बड़ा है, तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों को ठीक उसी तरह से एक एफर्ट तो करने ही होंगे। हम भी करते हैं, हम लोग अपने स्तर से करते रहते हैं और आपको भी करना होगा। और इस तरीके के कार्यक्रम और जिले स्तर पे भी अभी वर्कशॉप हम कराने की तरफ अग्रसर है। बहुत जल्दी ही जिले स्तर पे भी कार्यक्रम हम कराएंगे, जिसमें आप लोगों को जिले पे भी एक प्रशिक्षण मिलेगा। और धीरे धीरे मैं तो समझता हूं कि बहुत से मामलों में आप लोग हम लोगों से ज्यादा जानते हैं, क्योंकि आप काम करते हैं, ग्राउंड में हैं। तो निश्चित ही एक बीएलई अगर अच्छा जानता है तो अपने क्षेत्र में, अपने आसपास के बीएलईज को आप लोग खुद मदद करें एक दूसरे की। और यही हमें बड़ी सबसे खूबसूरत लगती है। कई सारे ग्रुपों में मैंने अपने बीएलईज भाइयों को देखा है एक दूसरे की मदद करते हुए। एक सवाल अगर किसी बीएलई भाई ने कहा तो हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर और हम लोगों के जवाब देने से पहले हमारे बीएलई भाई तत्काल उसका जवाब दे देते हैं और पॉजिटिव जवाब देते हैं। ऐसा ही होना चाहिए। अगर सीएससी आज जिस भी हालात में है तो ये सबके जिम्मेदार सर्वोपरि आप ही लोग हैं। तो चलिए अब हम थोड़ा सा प्रधानों की एक प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। मेरी समझ से एक वीडियो क्लिप के मोड में मेरे पास है प्रधान। हाँ ठीक है, ग्राम प्रधान की वीडियो क्लिप है हमारे पास, कैसे रजिस्टर करें वो देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में आते हैं। विश्वकर्मा वेबसाइट पर शामिल करने की प्रक्रिया। वेबसाइट https://pmvishwakarma.gov.in/ खोलें और लॉगिन ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें। लॉगिन ड्रॉप डाउन मेनू से ग्राम पंचायत प्रधान पंजीकृत करें विकल्प चुनें। अपने सीएससी उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें। आप जिस राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत से संबंधित हैं उसका चयन करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें। ग्राम प्रधान आधार से लिंक किया गया मोबाइल नंबर और आधार नंबर दर्ज करें। नियम और शर्तों पर टिक लगाएं और जारी रखें बटन पर क्लिक करें। आधार सत्यापन के लिए आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त 6 अंकों का ओटीपी दर्ज करें। यहाँ हम ग्राम प्रधान आधार नाम का मिलान ही ग्राम स्वराज पोर्टल में संग्रहित ग्राम प्रधान नाम से करेंगे। नाम मेल खाने पर ही उपयोगकर्ता पीएम विश्वकर्मा पोर्टल पर ग्राम प्रधान के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र होगा। फिर बायोमेट्रिक का उपयोग करके आधार प्रमाणीकरण करें। बायोमेट्रिक का उपयोग करके प्रमाणीकरण के लिए बायोमेट्रिक सत्यापित करें बटन पर क्लिक करें और सीएससी की मदद से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण करें। यूजर आईडी स्वचालित रूप से जेनरेट हो जाएगी। पासवर्ड सेट करें और दोबारा दर्ज करके इसकी पुष्टि करें। अपना यूजर आईडी और पासवर्ड नोट करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें। अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें और साइन इन बटन पर क्लिक करें।
आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP दर्ज करें और कारीगरों के सत्यापन के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें। नोट: CSC सुनिश्चित कर सकता है कि चरण 1 सत्यापन के लिए केवल वर्तमान ग्राम प्रधान को ही PM विश्वकर्मा पोर्टल में पंजीकरण करने की अनुमति दी जा सकती है। विवरण सरकार द्वारा सत्यापित किया जाएगा। ग्राम प्रधान के रूप में गलत व्यक्तियों के पंजीकरण के मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, ये बहुत सरल प्रक्रिया है, क्योंकि सरकार के पास ऑलरेडी समस्त ग्राम प्रधानों का वैध मोबाइल नंबर और नाम है ग्राम स्वराज पोर्टल पे। उस पोर्टल पे चूंकि आप यहाँ से जब आवेदन करेंगे तो उसी आवेदन का सूचना वहां पे फेच होगी और उस फोन नंबर पे OTP जाएगा जो प्रधान का होगा उस पंचायत के लिए। गांव के नाम का चयन थोड़ा सावधानी से करने की जरूरत होगी। जैसे मान लीजिए कि एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक में 2 रामपुर हैं, तो कौन सा रामपुर है ये ध्यान से देखना होगा। इसकी जरा सावधानी से, नहीं तो पता चला कि रामपुर दूसरे वाले रामपुर का दूसरे वाले का प्रधान का हो गया, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी। लेकिन फिर भी ये सही होगा। ऐसे कुछ अगर हालात होंगे तो आप CSC डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के माध्यम से, प्रवीण के माध्यम से इसको खबर करेंगे, बैकएंड से उसे डिलीट करा दिया जाएगा, फिर से आप आवेदन कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग सवाल जवाब पे आते हैं। सवाल जवाब पे आप पहला सवाल लेते हैं। आरिफ हैं, ये पूछते हैं कि CSC क्षेत्रों का शहरी क्षेत्रों का होगा कि नहीं, कृपया बताने का कष्ट करें। प्रवीण, आप जवाब दीजिए। हाँ, आरिफ जी को मैं बताना चाहूँगा कि अब शहरी क्षेत्रों का भी हो रहा है, तो कृपया मेरा आपके माध्यम से अपने सभी 75 जनपदों को ये बताना है कि BLE भाइयों को कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का एक साथ ही हो रहा है, पंजीकरण हो रहा है। तो इसमें आप कंफ्यूज न होइए। कृपया शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के सभी कलाकारों का आर्टिजियन का जो 18 क्षेत्रों में है उनका रजिस्ट्रेशन कीजिए, तत्काल कीजिए और ज्यादा संख्या में। जितना करेंगे उतना ही आपको फायदा होने जा रहा है। तो ये मेरा सबसे आग्रह है कि सबका रजिस्ट्रेशन कीजिए। जी, नेक्स्ट। जितेंद्र भट्ट हैं आगरा से, इनका सवाल करिए। जितेंद्र जी, मैं आपका प्रश्न पढ़ रहा हूँ, कृपया आप देखिए। रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है पिछले लगभग 1 महीने से, तो आप एक बार अपने पोर्टल पे जाके लॉगिन करके चेक कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन हो रहा है। रजिस्ट्रेशन अब सभी देश के सभी जनपदों के लिए, सभी क्षेत्रों के लिए खुल गया है, और साथ साथ अपने प्रदेश में भी कहीं पे भी रजिस्ट्रेशन रुका नहीं है। तो कृपया आप अपने लॉगिन पे जाकर एक बार इसको चेक कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन हो रहा है। आरिफ के इस प्रश्न का जवाब हम लोग दे चुके हैं। ट्रेनिंग सेंटर, आरिफ जी आपका पहला प्रश्न जो है उसी में दूसरा आपने जोड़ दिया है। 2 प्रश्न पूछ लिए। पहला तो हमने जवाब दे दिया है, चालू हो गया है। दूसरा कि ट्रेनिंग सेंटर आपको पता चल जाए, आपके जो जिला प्रबंधक है वहाँ पे CSC के, उनके माध्यम से जो आपके कलाकार जिनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा वो सूचना मिल जाएगी कब उनका ट्रेनिंग कहाँ पे है और कब होने जा रहा है। ये सूचना उनको मिल जाएगी फोन के माध्यम से। शुभम जी सवाल कर रहे हैं कि आवेदन करने में URL मांग रहा है। व्हाट इज URL को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं मांग रहा है। एक बार आप फिर से देखिए, नहीं तो मेरा नंबर आप अपने जिला प्रबंधक के माध्यम से, मैं भी नंबर बोल रहा हूँ, आप मुझसे अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। ऐसा कोई URL नहीं मांगा जा रहा है जिसमें जो आप पूछ रहे हैं। बहुत आसान रजिस्ट्रेशन है, मुश्किल से 5-10 मिनट लगना है, बस बहुत आसानी से हो जा रहा है। देखिए, आप आवेदन PM विश्वकर्मा की वेबसाइट से करने से बजाय आप CSC के माध्यम से जाएंगे तो वहां आपको ये मिलेगा, क्योंकि आप CSC सेंटर चलाते हैं, आप CSC के माध्यम से करें। हाईटेक क्या है ये? कहीं नहीं जमा करना है हितेश अली जी, आप ये ध्यान रखिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें, कहीं जमा नहीं करना है। उससे जब आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक वो जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वहां पहुंच जाएगा। आपको कहीं भी इसका प्रिंट आउट निकाल के नहीं देना है। आप केवल रजिस्ट्रेशन नंबर आप नोट कर लीजिए, और जो भी आर्टिजियन है, कलाकार है, चाहिए तो उसको प्रिंट आउट निकाल के दे दीजिए। रजिस्ट्रेशन नंबर उसके पास होना चाहिए बस, और कहीं प्रिंट आउट लेकर कहीं जमा नहीं करना है। सब कुछ ऑनलाइन प्रोसेस में है, ठीक है। सभी आपके माध्यम से मुझे सभी BLE भाइयों को बताना है कि कहीं भी प्रिंट आउट निकाल के कहीं भी देना नहीं है, और सब कुछ निःशुल्क है, कहीं कोई पैसा नहीं लगना है। अच्छा, सुशील कुमार का सवाल है कि BLE भाई भी अपने किस कैटेगरी में? BLE भाई आप लोग कलाकार नहीं है पारंपरिक, ठीक है।
जो 18 कैटेगरी बताई है उसमें आप नंबर नहीं है। देखिए प्रवीण यादव जी, मुझे बताना है आपके माध्यम से, ये प्रश्न शायद और भी बेली भाइयों का होगा, तो पूरे प्रदेश की बेली को बताना है कि जो आधार नंबर किसी का भी, प्रधान हो या आप हो या कोई भी कलाकार हो, जो लिंक हो उसी पे जाएगा। हो सकता है कि प्रधान जी को वो नंबर याद नहीं हो, अब जो पुराना नंबर रहा हो उस पर ओटीपी जा रहा हो, तो अगर फिर भी ऐसी समस्या आ रही है कि नहीं, फिर भी किसी दूसरे पे आ रही है, तो एक बार आप उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने जिला प्रबंधक के माध्यम से मुझे भेज दीजिए, जिससे मैं उसको बैकएंड दिल्ली भेज के इसको दिखवा लेता हूँ। बट ये ध्यान रखिए कि जो मोबाइल आधार से लिंक है उसी पे ओटीपी जाएगा। जनरली यही होता है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि नंबर कोई और, किसी और नंबर पे ओटीपी चला जाए, ऐसा होता नहीं है। ठीक है। ये श्याम बाबू जी का प्रश्न है कि पीएम विश्वकर्मा योजना में अगर राशन कार्ड ना हो तो आगे नहीं, नहीं राशन कार्ड नहीं है तो और भी ऑप्शन होते हैं आधार पे, बट राशन कार्ड उन्होंने अनिवार्य रखा है, मतलब अनिवार्य नहीं रखा है, राशन कार्ड भी रखा है, क्योंकि इससे आपके पता चलेगा कि परिवार में कितने लोग हैं, इसलिए रखा गया राशन कार्ड, बट राशन कार्ड अनिवार्य नहीं है। ठीक है श्याम बाबू जी। ठीक है, अगला। एक सेकंड, यहाँ आप लोग नीचे देख पा रहे होंगे एक मेल आईडी प्रवीण कुमार राय की मैंने यहाँ पे स्क्रॉल की है। किसी भी तरह के सलाह सुझाव समस्या समाधान के लिए आप इस मेल आईडी पर मेल करेंगे और अपनी बात को आप करेंगे। यहाँ से आपको जिम्मेदारी के साथ आपको मदद की जाएगी। अब अगला सवाल लेते हैं श्याम बाबू की, कि क्या जो कारीगर है वही ट्रेनिंग कर सकता है, फ्रेश नहीं कर सकता क्या? जी श्याम जी, ये अभी देखिए, जब मैं क्राइटेरिया बता रहा था तभी मैंने आपको बताया कि ये सरकार की पहली प्राथमिकता है कि वही जो जिस काम पे आप लगे हुए हैं, पहले से काम करते आ रहे हैं, उसी पे आप कर सकते हैं। कोई फ्रेश नहीं कर सकता कि वो उसको काम पे जाना है। ये पीएम विश्वकर्मा का सबसे खास मतलब फीचर है इस योजना का, कि जो मैं परंपरागत से काम कर रहा हूँ उसी में मुझे प्रशिक्षण मिल सकता है और तभी मैं अप्लाई कर सकता हूँ। कोई अगर मैं सोचूं आज मैं, मान लीजिए मुझे सोचना कि मैं आपसे बढ़ई का काम करूंगा, तो ऐसा संभव नहीं है, तो नहीं हो सकता। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा सुनील जी। अगला ये सुनील शुक्ला जी पूछते हैं कि रजिस्ट्रेशन के बाद ट्रेनिंग कॉल की जानकारी कैसे होगी? सुनील जी, रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो ये वेरिफिकेशन का काम होता है, फर्स्ट पहले चरण में, दूसरे चरण में, तीसरे चरण में, इस होने के बाद टेलीफोन के द्वारा हमारे जिला प्रबंधक या जो ट्रेनिंग सेंटर जहाँ ट्रेनिंग होना है वहां के लोग उनको फोन से खुद ही उपलब्ध कराएंगे कि आपका ट्रेनिंग लगाया जा रहा है इस तारीख को, यहाँ पे आपको आना है 5 दिन के लिए या 7 दिन के लिए। ये सारी सूचनाएं आपको समय रहते ही, ट्रेनिंग से 1 हफ्ते पहले ही आपको सूचना कर दी जाएगी, 1 हफ्ते या 3-4 दिन पहले ही। इस जानकारी हम आपको खुद उपलब्ध करा देंगे जिसकी ट्रेनिंग आपका कब और कहाँ होने जा रहा है। ठीक है सुनील जी, ऐसे ही सभी के लिए, ये 75 जनवरी के लिए मैं बता रहा हूँ। सुनील जी का जो प्रश्न है बहुत वाजिब है, इसकी सूचना सीएससी ही आपको बताएगा फोन के माध्यम से। अच्छा, एक सवाल आ रहा है सोनू कुमार जी का, इसका सोनू कुमार जी जवाब सोनी ये है कुमार जी, हाँ, कि जो वेरीफाई की जो सिस्टम बनी हुई है, इसका एक टैगलाइन बना हुआ है कि इतने दिनों तक अगर वेरीफाई नहीं होगा तो ऑटो वेरीफाई की व्यवस्था है, जरा क्लियर करो इसको। हाँ सोनी जी, ये जान रखिए कि सब ऑनलाइन ही है, कोई भी ऑफलाइन प्रोसेस नहीं है, सब ऑनलाइन है। तो ग्राम प्रधान का भी वेरिफिकेशन ऑनलाइन ही होना है। ये सब ध्यान रखिए, सभी बेली भाई ध्यान रखिए, इस योजना में कहीं में भी ऑफलाइन कोई स्कोप नहीं है। चाहे वेरिफिकेशन हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, वो सब कुछ ऑनलाइन है। अगर मुझे आप नहीं भी जानते हो तब भी मेरा काम हो जाएगा, इसीलिए सरकार ने ऐसा रखा है कि कोई वो ना आए कि आप, मैं आपको जानता हूं तब मैं आपको रखूं, इसलिए इस पे आप भूल जाइए कि ऑफलाइन नाम कोई चीज नहीं है, इसमें सब कुछ ऑनलाइन है इसमें। ठीक है।
देखिए दीपक जी, अगर प्रधान आईडी बनवाने से मना कर रहा है तो आप इसकी सूचना अपने जिला प्रबंधक को दीजिए। कोई भी प्रधान मना नहीं कर सकता। प्रधान है ईओ, ये कंपलसरी है और भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, जिसके लिए जनपद स्तर पर जिला अधिकारी और सीडीओ साहब उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आप इसकी सूचना अपने डीएम को दे दीजिए। ऐसा कोई भी प्रधान नहीं हो सकता है पूरे जनपद में 58,160 हैं, कोई प्रधान मना करे कि मुझे नहीं करना है, ये संभव ही नहीं है। उनके द्वारा नहीं कर सकता क्योंकि प्रेशर है, वो नहीं करेंगे तो डीपीआरओ उनसे करवाएंगे, नहीं तो सीडीओ करवाएंगे। उनको करना ही करना है, ये मान के चलिए करना ही करना है एनी हाउ। बस इतना ही, आप मत उलझिए, आप इसकी सूचना केवल दे दीजिए बस। इसमें देखिए एक चीज और ध्यान रखिए कि चूंकि आप लोग लोकल क्षेत्र के हैं, किसी प्रकार की शिकवा शिकायत के संबंध में आप लोग बिल्कुल मत पड़िएगा। ये आपकी ड्यूटी नहीं है, आपका काम है आवेदन करना। अगर आपके यहाँ कोई प्रधान आपको मना करते हैं या कुछ ऐसा होता है तो ये सब संबंधित, चूंकि ऑनलाइन व्यवस्था है, ऑनलाइन व्यवस्था में खुद ही चीजें संज्ञान में ली जाएगी। मेरे पास ये खबर है और ये खबर दैनिक आधार पर सरकार के पास जा रही है और जिला प्रशासन के पास जा रही है। किस प्रधान ने कराया है आवेदन अपना, वो ई-केवाईसी कराया है, अपनी आईडी एक्टिव की है, या किस प्रधान के अकाउंट में कितना आवेदन पेंडिंग है और कितने दिन से पेंडिंग है। तो ये एक तरीके से शोकाज लेटर के रूप से उस प्रधान के ऊपर हो सकती है। क्योंकि अभी शुरुआती दौर है तो ये हार्ड एंड फास्ट हम लेके नहीं चल सकते, क्योंकि सीखना सिखाना आपके लिए भी और हमारे लिए भी और प्रधान जी लोगों के लिए भी है। और इसकी संवेदनशीलता ये है कि कोई मना नहीं कर सकता, क्योंकि ये सीधे सीधे बेनिफिशियरी स्कीम से है और बेनिफिशियरी स्कीम में कोई भी व्यक्ति बाधक नहीं बन सकता। ठीक, अभी हमारे दीपक द्विवेदी जी का ही सवाल है कि मैंने 5 आवेदन किए हैं, एक भी पर रिपोर्ट नहीं लगी है, 1 महीने से अधिक आवेदन पेंडिंग हो गया। हाँ दीपक जी, मैं आपके इस प्रश्न में हमको इतना जवाब देना है कि पहले देखिए कि आपका जनपद जो 9 हमारे पायलट डिस्ट्रिक्ट थे उसमें आता है कि नहीं आता है। अगर आप जनपद लिखते तो मैं और अच्छे से आपका जवाब देता, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा धैर्य रखिए, इस पे सभी पे आपको रिस्पांस मिल जाएगा। क्योंकि अभी शुरुआत में केवल जो पुराने 9 जिले हैं वहीं पे प्रशिक्षण का काम किया जा रहा है, तो वहीं पे ज्यादा फॉलोअप है, इसलिए आपको नहीं कोई रिप्लाई मिला होगा। अदरवाइज सबका होना है, जो भी एलिजिबल है उन सबको सूचना जाएगी और आपके ही माध्यम से। अब आपके आईडी पे दिखने, पहले क्या था, ऑनलाइन मतलब ऑफलाइन हो चल रहा था, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ी सी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी। अब सारे जो भी बेली भाई जिस भी आर्टिजन का रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उसी की आईडी से ही पता चल रहा है, इसलिए अब सारी सूचनाएं आपके माध्यम से ही जाएगा। अच्छा, ये मैं क्वेश्चन तो बहुत सारे आए हैं, लेकिन मैं इसको आखिरी अब ये क्वेश्चन का हम लोग आंसर लेंगे क्योंकि समय। हाँ दीपक जी का मैं ले लूं, बात सही है, कोई जाति नहीं है, काम से मतलब है, ये ध्यान रखिए, जो भी काम करता हो वही है। 18 कलाकारों में काम से मतलब है, किसी जाति से नहीं मतलब है, आप लोग भी ये ध्यान रखिए। बेली भाई इसका ध्यान रखिए, किसी भी जाति से नहीं मतलब है, उस काम से ही मतलब है। हमारे अजय सर ने भी ये बताया, काम से ही मतलब है, इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मैं चूंकि थोड़ी सी बाध्यता है समय की और हम लोग चूंकि ये आधे घंटे का प्रोग्राम हमारा 59 मिनट 5 सेकंड का हो गया है, तो मैं क्षमा चाहूंगा जिसका कुछ क्वेश्चन नहीं ले सका, और मैं इसका जवाब आप दे देंगे। और फिर अगली मुलाकात हम लोगों की आज की मुलाकात के तहत कुछ अगले किसी कार्यक्रम के अंतर्गत होगी।